आज हम सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ पढ़ेंगे, जिसमें राजा विक्रमादित्य की 32 पुतलियों की कथाएं वर्णित है। यह कथा राजा भोज के उज्जैन पर राज करने के दिनों की है। राजा भोज के विषय में एक बात प्रसिद्ध है कि वे नीतिवान, धर्मसहिष्णु, न्यायी एवं आदर्शवान राजा थे। वे अपनी प्रजा का दुख सुख का सदैव ध्यान रखते थे। वे महान पराक्रमी एवं धर्मनिष्ठ होने के साथ ही दानवीर भी थे। समस्त आर्यावर्त में उस समय उनकी न्यायप्रियता की प्रसिद्धि फैल चुकी थी। उस युग के राजाओं में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनका मुकाबला कर पाता। उनके युग में यह उक्ति प्रसिद्ध थी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूतैली। यह उक्ति आज भी प्रचलन में है। ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज के राज्य का सूर्य जिन दिनों दैदीप्यमान हो रहा था, उन्हीं दिनों की बात है। उज्जैन नगरी के अंतिम किनारे पर कुम्हारों की एक बस्ती थी। कुम्हार लोग वहां की मिट्टी से आकर्षक बर्तनों को बनाया करते थे। उनके द्वारा निर्मित बर्तनों की कलात्मकता अन्य प्रांतों में सम्मान पूर्वक देखी जाती थी, वह प्रशंसा प्राप्त होती थी। राजा भोज के राज्यकाल में जहां संपूर्ण प्रजा सुख की नींद का आनंद लेती थी, सुख ऐश्वर्य के साथ जीवन व्यतीत करती थी, वहीं कुम्हार लोग अपना जीवन सुख पूर्वक व्यतीत करते थे। उनकी बस्ती के आसपास मिट्टी के बड़े बड़े डूहू थे। मिट्टी अत्यंत सुंदर, चिकनी एवं उपयोगी थी। इनके पात्र सरलता पूर्वक मजबूत एवं आकर्षक बनते थे। साथ ही यह मिट्टी जल्दी पक भी जाया करती थी। यही कारण था कि सफलतापूर्वक व्यवसाय करने के कारण कुम्हार लोग सुसंपन्न थे। वे भैंस, गाय और बकरियां पालते थे और उनको चुराने हेतु चरवाहे गडरिया रखते थे। बस्ती का गडरिया लंबू इस कार्य को कई पीढ़ियों से करता चला आ रहा था। उसका असली नाम बृजभान था, लेकिन वह अपनी बस्ती का सबसे लंबा व्यक्ति था, अतः लोग उसे लंबू गडरिया कहकर ही पुकारते थे। उसे भी अपने इस नाम पर कोई आपत्ति न होती थी। चतुरी का घर बृजभान के घर से लगा हुआ था। यह कहावत भी काफी पुरानी है, पड़ोसी जैसा दोस्त नहीं, पड़ोसी जैसा दुश्मन नहीं। दोनों में किसी जमाने में खूब दोस्ती थी, लेकिन एक मकान के मध्य दीवार को लेकर उन दोनों में नाराजगी हुई तो बात दुश्मनी पर जा पहुंची। चतुरी का कुल कुटुंब काफी बड़ा था, लेकिन बृजभान लंबा और शक्तिशाली था। उसे चतुरी ने बार बार अपने कुल कुटुंब के बल पर दबाना चाहा, लेकिन वह कभी उससे ना दब सका। इस प्रकार दोनों के मध्य बैर भाव बढ़ता जा रहा था। चतुरी इस प्रयास में लगा रहने लगा कि बृजभान की कोई कमजोरी उसके हाथ लग जाए, वह उसे दबाने का सुअवसर प्राप्त हो जाए। बृजभान को चतुरी के उस ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार की कोई परवाह नहीं थी। वह उसके 10-10 कुटुंबियों पर अकेला भी भारी पड़ जाया करता था। उसके पास पड़ोस के क्षेत्र में मिट्टी के बड़े बड़े डूहू थे। कुम्हार लोग जब मिट्टी खोदते तो मजबूत ईंटें, मूर्ति और घर गृहस्थी का काफी सामान निकला करता था। यह कहा जाता था कि वहां कभी किसी राजा की बस्ती थी। लोगों का कहना था कि बस्ती भूचाल के कारण ही पलक झपकते ही तबाह हो गई। बहुत वर्षों तक उधर कोई न आया। बाद में धीरे धीरे वहां कुम्हारों ने अपनी बस्ती बसानी शुरू कर दी। लंबू गडरिये का एक पुत्र था, उसका नाम था चंद्रभान। चंद्रभान देखने में अच्छा था, कद काठी में अपने पिता के समान ही था। वह भी पशु को चराने हेतु टीलों की तरफ जाया करता था। लोग जैसे ही लालच में भरे टीलों की खुदाई करते, वक्त मिलने वाले सामानों को उठा उठा कर ले जाने लगते थे, तो वह उन सामानों को छूता भी न था। उसकी दृष्टि में धरती के गर्भ से प्राप्त हुए सामान पर मात्र राजा का ही अधिकार बनता था। वह लोगों द्वारा उठाकर ले जाए गए सामानों को चोरी का नाम दिया करता था, लेकिन लोग उसकी एक बात भी न सुनते, उसे मूर्ख समझकर उसकी हंसी उड़ाया करते थे। वैसे भी शक्ल सूरत में चंद्रभान भोंदू ही लगता था। वह अपना पुश्तैनी कार्य अपनाए पशुओं को चराया करता था। वह टीलों पर जा पहुंचता एवं पशुओं को आजादी के साथ चरने के लिए छोड़कर टीले पर चढ़कर सो जाया करता था। लोग उसे निकम्मा एवं आलसी कहकर पुकारने लगे। उसका स्वभाव देखकर कुछ लोग परेशान करने की नियत से शरारत में उसको पशुओं को इधर उधर हाँक देते। कभी कभी उसकी नजरें बचते ही उसके पशु को भी चुरा लिया जाता था। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह होती थी कि शाम को जब चंद्रभान अपने पशुओं को हाँक कर ले चलता, तो जानवरों की गिनती पूरी मिलती। इधर उधर हाँके गए जानवर आप लौटकर अपने झुंड में आ जाते थे। जो लोग अब उसके जानवर चुरा लेते, उनके घर कोई न कोई विपत्ति ऐसी उड़ खड़ी होती कि वे घबरा कर जानवर छोड़ देते। जानवर भागकर अपने झुंड में आ मिलता।
धीरे धीरे चंद्रभान के साथ श्राद्ध करने वालों में यह चर्चा गहराने लगी कि चंद्रभान चमत्कारिक शक्ति वाला लड़का है। कोई कहता उस पर देवी शक्ति है जो उसकी रक्षा करती है। लोगों के मन में उसके प्रति इस प्रकार का भय उत्पन्न हो गया था कि वे उसके साथ शरारत करना छोड़ बैठे। उसकी बातें ज्ञान ध्यान की हुआ करती थी। वह अपनी बस्ती के सभी बच्चों को टीले पर एकत्र कर लेता था और उन्हें ज्ञान ध्यान की ऐसी ऐसी बातें बताया करता था कि वे पूरी तन्मय पूर्वक उसकी बातें सुना करते थे। बच्चों के बीच कभी कभी बूढ़े भी आ बैठते थे। वे चंद्रभान की ज्ञान ध्यान की बातों को सुनकर अपने दांतों तले अंगुली दबा लेते थे। यही चंद्रभान जब उस टीले से उतरकर पशुओं को हाँकता हुआ अपने घर की ओर जाने लगता तो वह साधारण चरवाहे का भोंदू और अनपढ़ लड़का प्रतीत होता, जो अपने पशुओं को हाँकने, झुंड में एकत्र रखने हेतु इधर उधर भाग दौड़ता हुआ झुंझलाया रहता था। चंद्रभान सदैव की भांति एक दोपहर एक टीले पर जा चढ़ा और गहरी नींद में सो गया। सोकर वह उठा तो उसे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। अपने आसपास खेल रहे लड़कों को उसने पुकारा। लड़के खेल छोड़कर उसकी ओर भाग आए। वे सब ये सोचकर उसके पास आ गए थे कि वह उन्हें अच्छे अच्छे उपदेश देना शुरू करेगा। औरों को भी बुलाओ, सबको बुला लो। चंद्रभान ने तीव्र स्वर में कहा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक जोश में देखकर लड़कों ने टोकते हुए कहा, यहाँ का राजा कौन है? एक से पूछा। सब लड़के एक दूसरे का मुख देखने लगे। उनकी समझ में कुछ न आया कि वह कैसा उटपटांग प्रश्न कर रहा है। देश की जनता अपने राजा का नाम ना जाने, यह कैसे हो सकता है? हमारे राजा का नाम महाराज भोज है, एक ने उत्तर दिया। इस उत्तर को सुनते ही चंद्रभान का चेहरा तमतमा उठा। उसने ऊंची आवाज में कहा, वह मूर्ख है, राजा को न्याय करना नहीं आता, प्रजा के साथ भी वह संतोषजनक व्यवहार नहीं करता। उसे पकड़कर हमारे दरबार में पेश किया जाए। यह सुनकर लड़के बगले झांकने लगे। उनके चेहरों पर घबराहट नजर आने लगी थी। वे सब सोचने लगे, आज चंद्रभान कैसी उल जलूल बातें कर रहा है। सुना नहीं तुम सबने? उसे पकड़कर हमारे दरबार में पेश करो, हम उसे बताएंगे कि न्याय कैसे किया जाता है। लड़के चकराते रहे। एक ने उसे समझाने वाले स्वर में कहा, चंद्रभान, ऐसा मजाक उचित नहीं। उचित एवं अनुचित की बात मुझसे अधिक अन्य कोई नहीं जानता, यहाँ का राजा भी नहीं। चंद्रभान ने निडरता पूर्वक कहा। लड़कों के कदम पीछे से रखने लगे। वे महसूस कर गए थे कि यदि किसी ने इस बात को सुन लिया और राजा से जाकर शिकायत कर दी तो चंद्रभान के साथ उनकी भी शामत आ जाएगी, क्योंकि वे अपने राजा के विरुद्ध उसकी बातें सुन रहे थे। चंद्रभान ने राजा के विरुद्ध बड़बड़ाहट जारी रखी तो वे भाग निकले। एक ने कहा, भागो यहाँ से, ऐसे मनुष्य की बातें सुनना भी गुनाह है। यदि किसी ने सुन लिया तो बेमौत ही मारे जाएंगे। सब लड़के भाग लिए। वे बुरी तरह से डर गए थे। चंद्रभान उसी शान से खड़ा उज्जैन के राजा के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करता रहा। वह और ऊंचाई पर चढ़ गया था जिससे उसकी आवाज दूर दूर तक जा रही थी। वह काफी देर तक बकता रहा। जब उसे इस बात का आभास हुआ कि उसकी बातें कोई सुनने वाला नहीं है तो वह धीरे धीरे टीले से नीचे उतर आया। जैसे ही वह टीले से उतरकर नीचे आया तो उसका क्रोध एवं उत्तेजना पूर्णतः समाप्त हो गई। अब वह वही सामान्य गडरिये का लड़का दिखने लगा था। वह भाग भाग कर रोज की तरह अपने मवेशी को एकत्र करने लगा। उसके साथ खेलने वाले सगे साथी लड़के डरते डरते उसके निकट आने लगे। चंद्रभान ने पूछा, क्या बात है, इस प्रकार क्यों देख रहे हो? तुम राजा को गालियां दे रहे थे। अगर किसी ने सुन लिया होता तो राजा के सिपाही तुम्हें पकड़ कर ले जाते। चंद्रभान उन्हें इस प्रकार ताकने लगा जैसे पूछ रहा हो कि वे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। उसने कोई उत्तर न दिया। लड़के अपने अपने घरों को वापस जाने लग गए थे, लेकिन अपने घरों में पहुंचकर भी वे शांत न रहे। चंद्रभान के व्यवहार की चर्चा उन्होंने अपने घर वालों से की। लोगों में उस विषय को लेकर सुख बुगाहट सी होने लगी। लोगों में जो बातें हो रही थी उसकी सुख बुगाहट चतुरों को भी मिल गई। उसने सोचा, आज अच्छा मौका हाथ लगा है। उसने अपने लड़कों से इस विषय में बातचीत की। उसने अपने लड़कों से भी एक उस वक्त वहीं उपस्थित था जब चंद्रभान अनाप शनाप बक रहा था, उससे पूछा। उसने अपने पिता के सम्मुख चंद्रभान के कथन को जो कहते हो पेश कर दिया। चतुरी ने सुना तो आश्चर्यपूर्वक कहने लगा, अच्छा ऐसा कह रहा था चंद्रभान? हाँ पिताजी, लड़के ने सहज भाव से उत्तर दिया। अच्छा मैं भी देखूंगा, चतुरी ने पुत्र से कहा। उसे बदला लेने का अच्छा अवसर मिल गया था। अगले दिन वह सारा काम छोड़कर उधर गया जिधर चंद्रभान मवेशी चराने के लिए जाता था। उसने छुपकर पीछा किया तो दोपहर के वक्त चंद्रभान को उस टीले पर चढ़ते हुए देखा। वह टीले पर जाकर सो गया था।
चतुरी प्रतीक्षा करता रहा। उसने देखा कि चंद्रभान उठकर बैठ गया। वह उधर उधर देखने लगा। उनमें दो लोगों को झगड़ते हुए देखा। उनका झगड़ा एक घोड़े को लेकर हो रहा था। एक ही घोड़े पर दो लोग अपना अपना मालिकाना अधिकार जता रहे थे। चंद्रभान ने उन्हें बुलाया। टीले पर बैठे बैठे उनकी समस्या पूछी। अनेक लोग जिज्ञासा लिए एकत्र हो चुके थे। दोनों झगड़ते हुए व्यक्तियों की समस्या हल करते हुए उसने जिस ढंग से न्याय किया उसे देख सुनकर सभी उपस्थित लोग वाह वाह कर उठे। एक व्यक्ति खुशी खुशी अपना घोड़ा लेकर एवं दूसरा मुंह लटकाए वहां से चला गया। लोगों ने उसे मुंह लटकाए हुए व्यक्ति से पूछा तो वह भी उसके न्याय से संतुष्ट दिखाई दिया। यह देखकर चतुरी मन मनोज कर रह गया। वह जिस आशा से उधर आया था उसके विपरीत देखकर उसे निराश होना पड़ा। चंद्रभान ने जिस ढंग से न्याय किया था उसे देखकर प्रत्येक व्यक्ति दंग रह गया था। यह एक ऐसा उलझा हुआ मसला था जिसके लिए किसी की भी बुद्धि काम नहीं कर पा रही थी कि चंद्रभान घोड़े का असली दावेदार किसको मानेगा। अगले दिन चतुरी ने दो स्त्रियों के मध्य एक बालक को लेकर हुए विवाद को निपटाते हुए देखा। उस दिन भी चंद्रभान के न्याय की बहुत प्रशंसा की गई। फिर तो यह रोज का नियम बन गया कि चंद्रभान टीले पर जा बैठता। लोग किसी न किसी मसले पर उससे न्याय कराने के लिए आया करते थे। चंद्रभान के न्याय को देखकर ऐसा प्रतीत होता मानो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया हो। उसका नाम दूर दूर तक फैलता जा रहा था। चतुरी को किसी भी प्रकार से चैन न था। वह चंद्रभान के न्याय में भी राजा की बुराई खोज बैठा। एक दिन अवसर पाकर उसने शहर कोतवाल से जाकर चंद्रभान की शिकायत कर दी। चतुरी ने कोतवाल से कहा, लंबू चरवाहे का लड़का महाराज धीराज की ओर से जनता का मुंह फेर रहा है। न्याय करने का कार्य राजा का है। इस कार्य को वह स्वयं कर रहा है। चतुरी ने अपनी बात में नमक मिर्च लगाते हुए पुनः कहा, यही नहीं कोतवाल साहब, वह महाराज धीराज के लिए अपशब्दों का प्रयोग भी करता है। ऐसी बात है? कोतवाल चौंक पड़ा। सिपाहियों को भेजकर इस विषय में पूरी जानकारी ली जाएगी, उसने आश्वासन दिया। चतुरी उम्मीद में बंधा वापस आ गया। चतुरी के चले जाने के बाद कोतवाल ने चतुरी की बात पर गौर किया। उसने विचार करके सोचा, यदि लंबू गडरिये का लड़का स्वयं न्याय करता है तो यह राजा के कार्य में हस्तक्षेप है, इसे रोकना ही होगा। कोतवाल ने फौरन सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ और लंबू गडरिये के लड़के चंद्रभान पर नजर रखो। उसके पास न्याय के लिए जाने वालों को रोको और उन्हें न्याय के लिए महाराज धीराज के पास ले आओ। सिपाहियों ने कोतवाल साहब के आदेश पर सख्ती के साथ पालन किया। अगले दिन एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी एवं ब्राह्मण का मित्र राज दरबार में उपस्थित किए गए। राजा भोज ने ब्राह्मण से दरबार में आने का कारण पूछते हुए कहा, कहिए आपका कैसा आना हुआ विप्रवर। ब्राह्मण ने अपने मित्र की ओर संकेत करते हुए कहा, राजन, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ। मेरा धंधा व्यापार करना है। कुछ समय पूर्व ही मैं कारोबार के उद्देश्य से राज्य के बाहर जाने लगा तो अपने इस मित्र व्यापारी के पास 3 रत्न अमानत के तौर पर रख कर गया था, ताकि मैं लौट कर आने के पश्चात वे रत्न सुरक्षित इनसे ले सकूं। जब मैं वापस लौट कर आया तो यह मेरा मित्र उन रत्नों को डकार गया, उन्हें देने से इनकार कर रहा है। हम दोनों परस्पर झगड़ ही रहे थे कि आपके सैनिक हमें पकड़कर ले आए। महाराज, वे रत्न मुझे दिलवाने की कृपा करें, वे मेरे बुढ़ापे का सहारा है। राजा भोज ने ब्राह्मण व्यापारी की बातों को बड़े गौर से सुना। फिर उसने ब्राह्मण के मित्र से पूछा, क्या ब्राह्मण व्यापारी का लगाया गया आरोप तुम्हें स्वीकार है? नहीं दयानिधान, ब्राह्मण के मित्र ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह सही है कि व्यापार को जाते समय मेरा ब्राह्मण मित्र मेरे पास अपने 3 बहुमूल्य रत्न सुरक्षित रख गया था। इसने व्यापार से 6 महीने बाद लौटकर आने का वायदा किया था। 6 महीने की अवधि बीत जाने के पश्चात जब वह व्यापार से लौटकर न आया तो मैंने इसके रत्न इसकी पत्नी को लौटा दिए। राजा ने ब्राह्मण की पत्नी से मुखातिब होकर पूछा, क्यों देवी, क्या तुम्हारे पति के मित्र का कथन सही है? उसने 6 महीने की अवधि के बाद तुम्हारे पति की अमानत के रूप में रखे रत्नों को तुम्हें लौटा दिया था। ब्राह्मण की पत्नी बोली, नहीं महाराज धीराज, यह झूठ है। अपने पति के व्यापार पर जाने के पश्चात मैंने आज ही इसकी शक्ल देखी है, वह भी तब जब इसने मेरे पति से कहा कि वे रत्न उसने मुझे दे दिए थे। राजा ने कुछ सोचा, फिर ब्राह्मण व्यापारी के मित्र से कहा, तो तुम्हें यह स्वीकार है कि ब्राह्मण व्यापारी ने तुम्हारे पास बतौर धरोहर 3 रत्न रखे थे? हाँ महाराज धीराज, क्या तुम इसके लिए किसी की गवाही दिलवा सकते हो कि तुमने ब्राह्मण की पत्नी को वे रत्न लौटा दिए थे? अवश्य दयानिधान, मैंने गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी के सामने तीनों रत्न लौटाए थे। व्यापारी की बात सुन मुखिया और मंदिर के पुजारी का नाम पूछा गया। राजा ने सिपाहियों को भेजकर दोनों को बुलवा लिया।
उनकी गवाहियां व्यापारी के पक्ष में रही। राजा ने अपना निर्णय सुनाया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का आरोप पूर्णतः निराधार है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे झूठ बोलने के आरोप में अपने मित्र से माफी मांगे, अन्यथा उन्हें राजदंड भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण व्यापारी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, यह न्याय नहीं है अंधाता। यदि मैं जीवन दान पाऊं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि हम तो न्याय के लिए आपके पास आने के बजाय लंबू चरवाहे के पुत्र चंद्रभान के पास जा रहे थे, जो कि दूध का दूध एवं पानी का पानी जैसा न्याय कर देता है। लेकिन आपके सिपाही पकड़ कर ले आए तो हमें आना पड़ा। ब्राह्मण व्यापारी की बात सुनकर कुपित होने के बजाय राजा भोज ने मन ही मन सोचा, यह लंबू चरवाहे का लड़का कैसा न्याय करता है, जिसकी चर्चा हर जगह है। उसे चलकर देखना चाहिए। उसने कहा, यदि मेरे न्याय से आप लोग संतुष्ट नहीं है तो जाकर उसी से न्याय मांगकर देख लो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह न्याय कैसे करता है। ब्राह्मण व्यापारी हाथ जोड़कर वहां से विदा हुआ। राजा के आदेश पर उसका मित्र, ब्राह्मण की पत्नी एवं दोनों गवाह उसके पीछे पीछे हो लिए। राजा भोज अपने कुछ सिपाहियों को सादे वेश में लेकर स्वयं भी वेश बदलकर ब्राह्मण व्यापारी के पीछे पीछे चल दिया। कुम्हारों के बस्ती के एक ऊंचे टीले पर रोजाना की तरह चंद्रभान बैठा हुआ था। लोग उसके आसपास एकत्रित थे। ब्राह्मण व्यापारी ने चंद्रभान को अपनी विपदा सुनाई। चंद्रभान ने कड़कदार स्वर में कहा, जाओ राजा भोज को बुलाकर लाओ, मैं उसे बतलाऊंगा कि न्याय किसे कहते हैं। उसके बाद उसने व्यापारी और उसके दोनों गवाहों को आदेश दिया, मैं जिस जिसको बुलाता रहूं वह मेरे पास आता रहे। व्यापारी अपने गवाहों को लेकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। चंद्रभान ने पहले व्यापारी के गवाह गांव के मुखिया को संकेत से अपने पास बुलाकर कहा, मुखिया जी, कृपया मुझे बताइए कि जो रतन ब्राह्मण की पत्नी को लौटाए थे वे किस रंग के थे और कितने बड़े थे। इस सवाल को सुनकर मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हकलाते स्वर में कहा, वे रतन नींबू के आकार के थे, उनका रंग तो नीला था। चंद्रभान बोला, ठीक है, अब तुम एक और खड़े हो जाओ। इसके पश्चात उसने मंदिर के पुजारी को बुलाया और उससे भी वही प्रश्न किया। पुजारी ने बताया, वे रतन मटर के दाने जितने बड़े थे और उनका रंग लाल था। उसने पुजारी को भी एक और खड़ा करके व्यापारी को बुलाया और डांटते हुए कहा, क्यों रे बेईमान, झूठ बोलता है। कितने पैसे दिए थे इन दोनों को झूठी गवाही देने के लिए। व्यापारी थर थर कांपने लगा। चंद्रभान के पैरों पर गिरकर याचना भरे स्वर में उस व्यापारी ने कहा, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बड़ी भूल हुई। तो फिर इस ब्राह्मण को निकाल कर दे दो तीनों रतन। चंद्रभान ने उसे कड़कते स्वर में आदेश दिया। व्यापारी ने फौरन अपने अंगूठी की गांठ खोली और उसमें बंधे तीनों रतन निकालकर ब्राह्मण को सौंप दिए। राजा भोज, जो कि वेश बदलकर साधारण नागरिक के रूप में वहां खड़े चरवाहे के लड़के के न्याय को देख रहे थे, अत्यंत प्रभावित हुए। वे अपने सिपाहियों के साथ एकदम से झूठे व्यापारी के सामने आ खड़े हुए। सिपाहियों को आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो इन तीनों को। इन पर झूठ बोलने, धोखा देने का अभियोग साबित हो चुका है। राजा भोज और उनके सिपाहियों को देखकर लोग चौंक उठे थे। राजा भोज को साक्षात देखकर चंद्रभान भी भाग खड़ा हुआ था। राजा ने उसे रोका, मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, हम तुम्हारा न्याय देखकर प्रसन्न है। परंतु एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी महाराज? हाथ जोड़े खड़ा चंद्रभान पूछ बैठा। तुम अनपढ़ हो, फिर इतना अच्छा न्याय कैसे कर लेते हो? महाराज, यह सब इस टीले की करामात है। मैं जब इस टीले पर आकर बैठता हूँ तो मुझ में न जाने कहाँ से शक्ति आ जाती है। राजा ने सोचा विचारा, राज्यों तोषियों से विचार विमर्श किया। अंत में यही तय किया गया कि टीले को खुदवा कर देख लिया जाए। सैकड़ों मजदूर खुदाई के कार्य में लगा दिए गए। काफी खुदाई करने के पश्चात मजदूरों को एक राज सिंहासन धरती में दबा हुआ दिखाई दिया। राजा तक खबर पहुंची। राजा ने आकर सिंहासन देखकर चमत्कृत हो उठे। कारीगरी का वह उत्कृष्ट नमूना था। सिंहासन में बहुमूल्य रत्न जड़े थे। उसके चारों ओर 8-8 पुतलियां जड़ी हुई थी। वे अपने हाथों में एक एक कमल का फूल लिए हुई थी। सिंहासन बहुत दिनों तक धरती में गड़ा रहा था, इसलिए उसमें धूल मिट्टी जमा हो रही थी। धूल मिट्टी की सफाई की गई तो उसकी भव्यता निखरी हुई नजर आने लगी। राजा भोज उस सिंहासन को पाकर प्रसन्नता से फूले न समाये। वे उसे बड़े चाव से उठाकर महल में ले गए। महल के दरबारियों ने उसे देखा तो उसकी अद्वितीय सुंदरता का अवलोकन करके दांतों तले उंगली दबा बैठे। राजा ने राज ज्योतिषों से मुहूर्त निकलवा कर उस पर आसीन होने का सुविचार किया। कुम्हारों की बस्ती के टीले से निकले आदित्य सिंह राज सिंहासन पर निश्चित तिथि एवं समय पर शुभ मुहूर्त निकाल कर बैठने का इरादा करके राजा भोज सिंहासन के सम्मुख आ खड़े हुए। उन्होंने सिंहासन की पहली पीढ़ी पर अपना पैर बढ़ाया ही था कि तभी एक चमत्कार हो गया। उस सिंहासन में जड़ी सभी 32 पुतलियां खिलकर हंस पड़ी।
यह देखकर राज दरबारी गण आश्चर्य में पड़ गए। वे विस्मित भाव में सोचने लगे कि ये पुतलियां हंसी क्यों। राजा भोज ने घबराकर अपने कदम पीछे सरका लिए और पुतलियों से प्रश्न किया, ए पुतलियां, स्पष्ट करो कि ऐसा कौन सा कारण है कि तुम इतनी जोर से खिलखिलाकर हंसी हो। यह सुनकर पहली पुतली अपने स्थान से बाहर आई और उसने राजा भोज को संबोधित करते हुए कहना आरंभ किया, जिसकी कहानी हम कल पढ़ेंगे।